नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक स्रोत विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमेशा से हम सबको अचंभित करता आया है, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसने मानव इतिहास की नींव रखी और जिसकी शानदार उपलब्धियां आज भी हमें हैरत में डाल देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से मीलों आगे थी, जिसने इतने बड़े और व्यवस्थित शहर बसाए, वो अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो गई। ये बिल्कुल किसी रोमांचक जासूसी कहानी जैसा लगता है ना। इतनी विशाल और एडवांस सभ्यता बिना कोई बड़ा सुराग छोड़े कैसे लुप्त हो सकती है। यही वो सबसे गहरा रहस्य है जिसे आज हम इन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की, एक प्राचीन शुरुआत। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की थी तो सबसे पहले इसी हड़प्पा नाम की जगह का पता चला था, और बस यहीं से दुनिया के सामने इस महान सभ्यता का पर्दाफाश हुआ। इसलिए इसे अक्सर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर हम समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटें तो स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये शानदार समाज मुख्य रूप से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक फलता फूलता रहा। इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरे 600 सालों का एक ऐसा सुनहरा दौर था जब आज की इस आधुनिक तकनीक का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर भी मानव विकास अपने चरम पर था। अब आगे बढ़ते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की तरफ। आखिर ये खोई हुई दुनिया किन इलाकों में और कैसे फैली हुई थी। दरअसल ये सभ्यता मुख्य रूप से विशाल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे एक बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई थी। इन जीवनदायिनी नदियों की वजह से उन्हें पानी और उपजाऊ जमीन का जबरदस्त फायदा मिला। और ये फैलाव सच में कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा इन प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के नामों पर गौर करें। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बस्तियां बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अपने समय के बेहद व्यस्त और विशाल शहरी केंद्र थे। इतने बड़े भौगोलिक पदचिह्न को देखकर मन में एक अद्भुत विस्मय पैदा होता है। अब आते हैं उनके उन्नत नगर और अर्थव्यवस्था पर। यहाँ हम देखेंगे कि हड़प्पा के लोगों का दैनिक जीवन कितना आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित था और उनकी आर्थिक शक्ति कितनी ज्यादा मजबूत थी। और ये जानकारी शानदार ढंग से दर्शाती है कि उनकी नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग की क्षमता कितनी बेजोड़ थी। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले की वो सड़कें जो बिल्कुल सीधी और चौड़ी थीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे। उनका जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस था जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। सच कहूं तो ये अर्बन प्लानिंग का एक मास्टरपीस है। ये साफ बताता है कि उनके समाज में स्वच्छता और नागरिक व्यवस्था को कितनी अहमियत दी जाती थी। अब जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हड़प्पा के लोग केवल अपने ही इलाके में बेहतरीन निर्माण करने तक सीमित नहीं थे, वो बहुत ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भी थे। हमें ऐसे पक्के प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की अन्य महान सभ्यताओं के साथ भी उनके फलते फूलते व्यापारिक संबंध थे। ये साबित करता है कि उनका नजरिया पूरी तरह से वैश्विक था और उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ स्थानीय खेती पर नहीं बल्कि एक बेहद मजबूत इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर टिकी हुई थी। चलिए व्यापार और शहरों की बातों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता की कला, संस्कृति और मान्यताओं की गहराई में उतरते हैं। अगर हम उनके रोजमर्रा के जीवन को देखें तो खेती में वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे और इसके लिए बैलों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं थे, ये एक बेहद जीवंत और रचनात्मक समाज था। ये लोग बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन और काफी जटिल मोहरें यानी सील्स बनाते थे। कला के प्रति उनका ये प्रेम और महारत नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति से बिल्कुल साफ झलकता है। ये मूर्ति आज भी मानव इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। अब अगर हम उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन दिखाई देता है। एक तरफ वो प्रकृति की पूजा करते थे, जिसके सबूत हमें पीपल के पेड़ के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा के रूप में मिलते हैं, और वहीं दूसरी ओर पशुओं और विशिष्ट आकृतियों की पूजा भी की जाती थी। खुदाई में मिले पशुपति की आकृतियों वाले प्रमाण इसका बहुत बड़ा सबूत है। यह हमें दिखाता है कि उनका जीवन प्रकृति और पर्यावरण के साथ कितने गहरे तालमेल में जुड़ा हुआ था। लेकिन इतनी शानदार कहानी का एक अचानक और हैरान कर देने वाला अंत भी हुआ। अब हम इस विश्लेषण के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं,
सभ्यता के पतन का रहस्य। सवाल ये है कि इतनी महान, इतनी उन्नत और इतने शानदार ढंग से बसी हुई सभ्यता का आखिर पतन हुआ कैसे? ये एक ऐसा अचानक आया मोड़ था जिसने दशकों से बड़े बड़े शोधकर्ताओं को पूरी तरह से सोच में डाल रखा है। यही वो सबसे बड़ा और स्मारकीय प्रश्न है जो हम सबके सामने खड़ा है। पतन के वास्तविक कारण क्या थे? अपनी तमाम शानदार उपलब्धियों, पक्की ईंटों के बेहतरीन घरों और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बावजूद ये सभ्यता अचानक से कैसे खत्म हो गई? हमारा स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताता है कि इसके पतन के सही कारण आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इतिहासकार आज भी इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस सिद्धांत मौजूद हैं जिन्हें समय समय पर प्रस्तावित किया गया है। इन विनाशकारी प्राकृतिक और आर्थिक कारकों को मुख्य जिम्मेदार माना जाता है। इन सिद्धांतों में भयंकर बाढ़ का आना, जलवायु परिवर्तन का बहुत ही गंभीर प्रभाव, नदियों का अचानक अपना मार्ग बदल लेना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कम होना शामिल है। ये वो संभावित कारण हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से शायद इस महान समाज की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, जब जलवायु परिवर्तन और नदियों के रुख बदलने जैसी प्राकृतिक घटनाओं ने एक इतनी महान और उन्नत सभ्यता को पूरी तरह से मिटा दिया, तो क्या ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सबक नहीं है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पर्यावरण में होने वाले बड़े बदलावों के सामने चाहे कोई समाज तकनीकी और आर्थिक रूप से कितना भी उन्नत क्यों ना हो, वो कितना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। आज के इस स्रोत विश्लेषण से हमें जो ज्ञान मिला है वो न केवल हमारे अतीत को रोशन करता है बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी कई जरूरी सवाल खड़े करता है। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इतिहास की इन गहरी परतों में अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है।